तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स, हम इकोनॉमिक्स के बारे में आपको टोटल जितना सिलेबस है इकोनॉमिक्स में आपको सब करा देंगे, ठीक है। और रही बात ध्यान रखने के लिए कि आपको इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, सप्ताह में 2 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाएंगे और पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, ठीक है। पॉलिटी दोनों सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ठीक। क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे कि बिहार सीजीएल 4 उसमें एडीओ का तो एग्जाम हो गया, और बिहार बिहार असाइनमेंट्स है ना उसका। और ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे बिहार सीजीएल और फिर एसएससी में, चाहे रेलवे और जितने भी आपको एग्जाम पढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए कि इकोनॉमिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो चाहे पॉलिटी हो, आपको सिलेबस जानना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या क्या सिलेबस है उसको हम जान लेते हैं, और उसके बाद हम आपको पूरे को पढ़ा देंगे कि फर्स्ट बाई फर्स्ट सिलेबस का क्या क्या चैप्टर है उसको सबको आसानी से बता देंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि इस सब एग्जाम में, चाहे जितने भी और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स होता है अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो चलिए देरी न करते शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स और पॉलिटी को दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स का पूरा आपको सिलेबस लिखा देते हैं, क्योंकि सिलेबस से ही हमें पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में मालूम चलता है, ठीक है। कई लोग सिलेबस बिना जाने ही तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वो गलत तरीका होता है। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक्स में पहले हम सिलेबस लिखा देते हैं कि पढ़ना क्या है। पहले क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है अर्थशास्त्र एंड अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, जैसे कि इसको बोलते हैं, अर्थशास्त्र को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। एंड अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे पहला। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र अर्थात सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन सेक्टर आते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए कि आपको तीसरे नंबर पर पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो नेशनल इनकम, ठीक है। भारत का नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के रिलेटेड में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इसी के रिलेटेड में हम लोग पढ़ लेंगे जीडीपी के बारे में पढ़ लेंगे, इसी से रिलेटेड जीएनपी के बारे में पढ़ लेंगे, फिर एनडीपी के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है, और एनएनपी के बारे में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग जीडीपी ऑफ फैक्टर कोस्ट और जीडीपी ऑफ मार्केट कोस्ट, और फिर जान लेंगे कि फैक्टर कोस्ट क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए कि फैक्टर कोस्ट क्या होता है और मार्केट कोस्ट क्या होता है, इसके बारे में भी जान लेंगे, ठीक है। और भी जितना होगा उसके बारे में जानेंगे। ये आपके किस में पढ़ेंगे, तो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बैंक। क्या पढ़ेंगे, बैंक। ध्यान दीजिए, हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक में क्या क्या पढ़ लेंगे, तो एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, आरआर क्या होता है, और ये रिवर्स रेपो रेट अर्थात आरआर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एमएसएफ क्या होता है, और एसडीएफ क्या होता है, ठीक है, एसडीएफ क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेंगे। और ध्यान दीजिए कि हम लोग बैंक जब पढ़ेंगे तो उसमें हम थोड़ा सा बैंक के बारे में ये भी पढ़ लेंगे कि आरबीआई, ध्यान दिया था, आरबीआई, ये सब तो इंपॉर्टेंट बैंक में आ जाता है। और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेंगे, वर्ल्ड बैंक, ये थोड़ा सा आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बता देंगे, वर्ल्ड के बारे में। फिर उसके बाद आईएमएफ के बारे में बता देंगे, आईएमएफ कैसे काम करता है, ठीक है। उसी के बारे में जब इंडिया के रिस्पेक्ट में आते हैं तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये कैसे काम करता है इसके बारे में। ये तो चौथा हो गया। 5वें नंबर पर क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5वें नंबर पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां देखिए, राजकोषीय नीति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फिजिकल पॉलिसी। क्या चीज, फिजिकल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी फिजिकल पॉलिसी से हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके इसी में क्या पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बजट, वही आर्टिकल 112 नंबर पर, ठीक है। अब बजट के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो ये आपका 5 होगा। अब देखिए यहाँ पर 6ठे नंबर पर क्या पढ़ेंगे,
ध्यान दीजिएगा कि जब राजकोषीय नीति हो गया, फिजिकल पॉलिसी हो गया और राष्ट्रीय आय हो गया, तो हम छठे नंबर पर आपको औद्योगिक नीति और औद्योगिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक 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 ठीक है, औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्या पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है। 7वें नंबर पर आर्थिक नियोजन, जिसमें क्या आता है? आर्थिक नियोजन। नियोजन ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 5 ईयर्स प्लान। 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 5 ईयर्स प्लान्स कैसे काम किया और कब आया, किसने लाया, क्यों लाया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और जब ये चला तो 2017 के बाद ये बंद क्यों हो गया, इसके बारे में पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। और इसी बीच में हम लोग नीति आयोग क्यों लाया गया और इसका क्या रोल होता है, और ये जब स्टार्ट हुआ तो ये क्यों स्टार्ट किया गया, इसका क्या अहम मुद्दा है, इसके बारे में पढ़ लेंगे आप। ठीक है। आर्थिक नियोजन में जब 8वें नंबर पर पढ़ेंगे तो 8वें नंबर पर आपको क्या पढ़ना है? तो 8वें नंबर पर आर्थिक, यहाँ पे देखिएगा, ये पढ़ लीजिए, भारत की गरीबी पढ़ लीजिए, गरीबी। ठीक है। गरीबी और बेरोजगारी। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये, और लास्ट में एक पढ़ जाता है 9वें नंबर का, इसमें हम लोग विविध के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विविध। विविध का अर्थात क्या होगा? विविध में वो हम लोग चीज पढ़ लेंगे, जैसे कि आपको पढ़ लेंगे यहाँ पर कंपनियां। कौन सी कंपनियां? मिनी रत्न और नवरत्न। क्या चीज? नवरत्न। मिनी रत्न और नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे। और विविध में क्या पढ़ लेंगे? तो इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं महंगाई। फिर उसके बाद मंदी, ये सब के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद स्लो डाउन। स्लो डाउन इकोनॉमी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और कई समितियां आती है ना, समितियां, जैसे तारापुर समितियां। ठीक है। ईटीसी के बारे में पढ़ लेंगे। तो ये जो जितना हुआ ना, आपका इकोनॉमिक्स का एक सिलेबस है। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको सब्जेक्ट का सिलेबस पता जरूरी होना चाहिए। ठीक है। अगर बिना सिलेबस का पढ़ाई करते हैं तो ये मूर्खता होगी, क्योंकि जब सिलेबस पता ही नहीं होगा और आप पढ़ेंगे तो व्यर्थ है पढ़ना, क्योंकि आप सिर्फ रट रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं। पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका होता है सिलेबस जानना। ठीक है। हमने आपको सिलेबस बता दिया, ये सिलेबस है। तो शुरू करते हैं आपको पहले से। ठीक है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ से हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, होल्ड कीजिएगा। तो देखिए, आप लिख लिए होंगे। चलिए देखिए, ये हम लोग अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए, अर्थशास्त्र क्या होता है? तो अर्थशास्त्र का सबसे समझने से मतलब ये होता है कि एक वैज्ञानिक है। ठीक है। पहला ध्यान दीजिए कि अर्थशास्त्र, ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था, ये एडम स्मिथ। क्या नाम था? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ठीक है। एडम स्मिथ, इसने इसने क्या बताया कि आपने एक बुक लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखा था। ठीक है। और ये कब लिखा था? 1776 में इसने एक बुक लिखा, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में बताया इसने कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो इसने कहा कि अर्थशास्त्र धन संबंधी परिभाषा है। क्या है? धन संबंधी परिभाषा है। तो एडम स्मिथ ने क्या बताया कि अर्थशास्त्र क्या है? धन संबंधी परिभाषा है। और एक वैज्ञानिक है जिसका नाम था रॉबिन्सन। दूसरा वैज्ञानिक है जिनका नाम था रॉबिन्सन। ठीक है। प्रोफेसर रॉबिन्सन बोल सकते हैं इसको, प्रोफेसर रॉबिन्सन। ठीक है। इन्होंने भी सिद्धांत दिया। क्या चीज? अर्थशास्त्र के बारे में। इन्होंने भी कहा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो इसमें इनका कहना था कि अर्थशास्त्र दुर्बलता, देखिए, दुर्बलता संबंधी परिभाषा है। ठीक है। तो इन लोगों ने सिर्फ बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, धन संबंधी परिभाषा है, दुर्बलता संबंधी परिभाषा है,
और लोग भी कई प्रोफेसर हैं तो बताएं कि ये चीज होता है। सही मायने में ये तो किताबी भाषा से समझ है, लेकिन अभी तक समझे नहीं क्या होता है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का सिंपल सा मतलब होता है एक सिद्धांत। सिद्धांत, ठीक है, ये सिद्धांत है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि थ्योरी है। ठीक है, ये थ्योरी है। अर्थशास्त्र क्या है? एक थ्योरी है। सिंपल सा मतलब क्या निकला कि अर्थशास्त्र क्या हो सकता है? थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को दो भाग में बताया गया है। क्या चीज? अर्थशास्त्र को दो टाइप में बताया गया है। कौन कौन सी? पहला बोल जाता है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं विशिष्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है मैक्रो इकोनॉमी। क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखो, ये क्या था? एक सिद्धांत था। सिद्धांत को कितने टाइप में बताया गया? दो टाइप में, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। तब समझते हैं कि माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। यहां तक आप समझे? चलिए देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर बात करें अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका सिंपल सा एक मतलब होता है ना कि एक इकाई, एक व्यक्ति, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, मतलब एक इकाई के बारे में अगर बता रहा है, मतलब सिंपल सा मतलब हो गया कि किसी इकाई के बारे में, एक इकाई, एक इकाई, एक उपभोक्ता, एक, देखिए यहां पर एक उपभोक्ता, और कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता हो गया, और एक इकाई हो गया, और एक उत्पादक, उत्पादक, ठीक है। इनकी आर्थिक गतिविधियां, क्या चीज? आर्थिक, ध्यान दीजिए, आर्थिक गतिविधियों के बारे में, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, अध्ययन, ठीक है, अध्ययन करना। समझे? यहां पर देखिए सिंपल सी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन का मतलब कि सिर्फ एक इकाई के, एक इकाई, जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि अगर खिलाड़ी, जैसे क्रिकेट की बात लेते हैं, क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने, एग्जाम्पल में समझिए कि अगर एक खिलाड़ी, कोई जैसे कि अगर खिलाड़ी में लेते हैं विराट कोहली, ठीक है, जिसका नाम है विराट, विराट विराट कोहली, विराट कोहली ने उस खेल में कैसा प्रदर्शन किया, हम पूरे टीम का नहीं बात कर रहे, सिर्फ विराट कोहली के एक टीम के बारे में, कि विराट कोहली ने कैसा प्रदर्शन किया, उसका खेल का प्रदर्शन कैसा रहा, वो कितने रन बनाया, और कैसा खेला, कैसा नहीं खेला, उसके बारे में जानना, मतलब एक व्यक्ति के बारे में जानना, उसके बारे में जानना, फिर क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, दूसरा एग्जाम्पल में देखिए कि अगर क्या, पूरे टीम के नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आपके मोहल्ले से, अगर आपके मोहल्ले में एक किराना स्टोर होगा, ठीक है, किराना दुकान, किराना दुकान, सिंपल एक किराना दुकान, तो वो किराना दुकान क्या करेगा? किराना दुकान, ठीक है, तो किराना दुकान वाला व्यक्ति क्या है? मतलब एक उत्पादक, तो इसका मतलब वो क्या करेगा? जितने भी वस्तु को बेचेगा, तो वो निर्धारण करेगा कि उसका प्राइस हम कितना रखें, उसका प्राइस हम कितना रखें, कितना में बेचे, कितना में नहीं बेचे, वो उस पर डिपेंड करता है। खरीदने वाले खरीदेंगे, ठीक है, आप खरीदे चाहे मत खरीदिए, उसका बात अलग है, लेकिन वो निर्धारण करेगा कि उसका प्राइस हम कितना रखें और एक चीज कितना नहीं रखें, ठीक। सिर्फ और उसके आर्थिक गतिविधियों को जानना, सिर्फ उसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना, इसके सिर्फ आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना, प्रदर्शन किया, कितना कमाया, कैसे कमाया, उसका मतलब नहीं, कितना कमाया बस उसके बारे में जानेंगे। किराना दुकान वाला भी था, तो कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, मतलब उसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में जाने, एक के बारे में जाने, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। रही बात दूसरा नंबर पर, क्या है? मैक्रो। क्या होता है? मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तब ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा? सिंपल सी वही बात है, यहां पर हम एक ले रहे थे ना, तो एक में यहां पर पूरे 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 इथी का क्या बोलते हैं, पूरे संपूर्ण, कह सकते हैं कि संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण
राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियां गतिविधियां देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया कि संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां, मतलब कि पूरे राष्ट्र कह सकते हैं या पूरे क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे जिस प्रकार हम लोग फिर से यही वाला एग्जांपल यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि एक खिलाड़ी के बारे में जानना होगा तो हम क्या बोलेंगे, एक खिलाड़ी के बारे में जानना होगा तो क्या बोलेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन हमें अभी क्या करना है कि ऑल टीम के बारे में जानना है, ऑल टीम के बारे में जानना है कि उसने कैसा प्रदर्शन किया था, उसका क्या रेवेन्यू रहा, कितना वो कमाया, उसके एक से लेकर हम लोग क्या जानेंगे, ऑल टीम के बारे में जानेंगे। उसी प्रकार हम किराना स्टोर के बारे में जब जान रहे थे या अपने गांव के अपने टोले के बारे में जान रहे थे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि इस दूसरे नंबर जो एक किराना स्टोर था ना, नहीं, अब क्या करेंगे पूरे गांव का, मतलब अपना जो प्रखंड हो गया ना, उस प्रखंड में जितने भी किराना स्टोर होंगे उनके आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना क्या बोलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, उसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। संपूर्ण के बारे में जानना, पूरे राष्ट्र के बारे में जानना, पूरे क्षेत्र के बारे में जानना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर किराना स्टोर ले लेते हैं, जो कि कह सकते हैं कि आपको प्रखंड बोल सकते हैं, प्रखंड, या फिर आपके पूरे राष्ट्र में जितना भी किराना स्टोर होगा उसके आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानना क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसको बोलेंगे सिर्फ एक के बारे में जाना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपका हो गया अर्थशास्त्र। देखिए, अब अर्थव्यवस्था क्या होता है देखिए ध्यान से यहीं पे देखिएगा, यहीं पर समझा देते हैं। अर्थशास्त्र समझ गए, अर्थव्यवस्था तो देखिए जिसको बोलते हैं इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं ना, इकोनॉमी। तो देखिए जिसको बोलते हैं अर्थ व्यवस्था, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाना, सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, उसको क्या करेंगे, अपने व्यवहारिक रूप में लाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था लेंगे। यानी कि व्यवहारिक रूप में लाना क्या कहलाएगा, अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, देखिए खाना बनाने के लिए अगर हम कहें कि चाय बनाना है, तो चाय बनाना है तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए, तो दूध चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए और गैस चूल्हा चाहिए। हमने तो ये बता दिया, थ्योरी बता दिया, लेकिन उस थ्योरी को व्यवहारिक रूप में लाएंगे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, उस यानी कि चाय को बनाएंगे। चाय को कैसे बनाएंगे, तो पहले चूल्हा गर्म क्या वो उसको चूल्हा पर नहीं, गैस चालू करेंगे, एक पैन डालेंगे, पैन पर उसको पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, उसको खौलाएंगे, फिर चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद खौलाएंगे, उसके बाद पियेंगे। तो ये व्यवहारिक रूप हो गया। तो व्यवहारिक रूप में लाना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। और अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं ध्यान दीजिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर समाजवादी और मिश्रित। ठीक है, यहां पर समझ के इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर अर्थशास्त्र की जगह क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था लिखते हैं। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, मिटा लेते हैं इसको। देखिए एक सेकंड रुकिएगा। चलिए देखिए, हम अभी अर्थशास्त्र समझा दिए ना, अर्थ व्यवस्था के बारे में समझा दिए थे। ठीक है, सिद्धांत को, थ्योरी को व्यवहारिक रूप में लाना क्या होता है, अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहां पर सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में लाना। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ चाय बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझ गए आप लोग। अब समझते हैं कि इसमें प्रकार यानी टाइप समझ आते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, समझे। पहला समझाते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। ध्यान दीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कहने का मतलब क्या हुआ
कि जितने भी फैक्ट्री होंगे, चाहे जितने भी कंपनियां होंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएंगी। ये किसने बताया था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? एडम स्मिथ ने बताया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया था? एडम स्मिथ ने ही बताया था। और ध्यान दीजिए यहां पर एक चीज कि जिसको हम पूंजीवादी बोलते हैं, जैसे कि कैपिटल इकोनॉमिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, तो एक परिभाषा होता है, किताबी परिभाषा। किताबी परिभाषा तो लिख देते हैं, लेकिन किताबी परिभाषा से समझ में आने वाला नहीं है। सिंपल सा जो समझेंगे वही मेन मुद्दा हो जाता है। ठीक है, तो देन लिखिए यहाँ पर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कह देते हैं। तो लिखिए यहाँ पर जिसे कि उत्पादन कह सकते हैं कि किसी इकाई का, यहाँ पर किसी इकाई या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए कि ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादक निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र अर्थात प्राइवेट सेक्टर में हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका उत्पादन निजी क्षेत्र में हो। निजी क्षेत्र मतलब क्या? निजी क्षेत्र का मतलब क्या? निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि आप जैसे कि एग्जाम्पल में अगर समझे, ये तो किताबी भाषा, एग्जाम्पल में देखिए समझते हैं। जैसे कि अगर मेरा स्कूल है, मैं तय करूंगा कि उसमें कौन सा बच्चा पढ़ेगा कि कौन सा बच्चा नहीं पढ़ेगा, मैं तय करूंगा, क्योंकि वो मेरा स्कूल है। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर का स्कूल है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल है, तो उसमें हम चाहे बच्चा, कोई भी बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ही तय करेंगे कि उसमें कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, कितना बच्चा नहीं पढ़ना चाहिए। राष्ट्र के सभी बच्चे पढ़े या ना पढ़े उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसको कितना पढ़ना है वो सिर्फ हम ही डिपेंड करें, वो हम ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज कि अगर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि एग्जाम्पल हम फैक्ट्री ले लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में क्या लेते हैं? शराब। जैसे कि शराब ले लेते हैं, यानी कि शराब। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में अगर शराब बन रहा है तो हमें क्या करना है कि हम शराब बेचेंगे। शराब जब बेचेंगे तो उसमें जितना लाभ हो रहा है वो सिर्फ हम ही को हो रहा है। लोग इसलिए शराब को पीकर मर रहे हैं, वो इसका डिपेंड नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ लाभ कमाना चाहती है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ लाभ कमाना चाहेगी, वो जिससे इससे अगर शराब पीकर कोई व्यक्ति मर रहा है और चाहे कुछ भी हो रहा है, उसको उससे डिपेंड नहीं पड़ता है, बस फायदा दिखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ अपना हित दिखना चाहिए। निजी क्षेत्र में क्या होगा? सिर्फ अपना हित कह सकते हैं कि सिर्फ लाभ दिखना चाहिए, अपना लाभ दिखना चाहिए। जब अपना लाभ दिखता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें और देख लीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और क्या क्या स्वरूप होता है। इसमें अपना लाभ देखता है, उत्पादन अपना क्या करता है, उपभोक्ता क्या करता है, अपना लाभ देखता है। इसमें कंपटीशन कह सकते हैं कि कंपटीशन अधिक है, कंपटीशन कितना अधिक है, यानी कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा कितना है तो अधिक है। मतलब कहेगा कि हम शराब बेचेंगे, वो करेगा हम भी शराब बेचेंगे, वो करेगा हम भी शराब बेचेंगे। सब शराब बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सरकार कहाँ है? सरकार दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ पर सरकार का कोई रोल नहीं होता। सरकार का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, कोई रोल नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। ये सब प्राइवेट सेक्टर के जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, सरकार का कोई कुछ नहीं चलता है, उनका कोई रुतबा नहीं चलता है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ का जो बॉस होता है, बॉस कौन होता है? प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर सरकार का कुछ नहीं चलता। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है, सरकार यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। और क्या कर सकता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? और क्या करता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? जैसे समझे कि लाभ कमा लिया, सरकार का कोई हित नहीं हुआ। यहाँ पर क्या कहता है कि जनता का हित देखा जाता है? नहीं। जनता के बारे में, लाभ के बारे में सोचा है? नहीं। किसके बारे में लाभ सोचा जाता है? सिर्फ अपना लाभ।
प्राइवेट सेक्टर क्या करती है, सिर्फ अपना लाभ के बारे में सोचती है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इतना काफी है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, और इसको देख लीजिए, इसमें बताया कितने था, तो एडम स्मिथ ने बताया था। किसने बताया था? एडम स्मिथ ने बताया था। और इसने 1776 में एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं दूसरा दूसरा क्या टाइप है इसका। दूसरा टाइप है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमें अपना लाभ नहीं कमाना है, हमें जनता का देखना है, हमें जनता के बारे में देखना है कि जनता अच्छा है कि नहीं है, उसके बारे में सोचना है। प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही है उस पर हमें रोक लगाना है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझते हैं, एग्जाम्पल में सिर्फ यही ले लीजिए। देखिए यहाँ से फिर से स्कूल के बारे में लेते हैं। अगर हम वही एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं स्कूल के बारे में, ठीक है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर था, सिर्फ अपना लाभ समा देती, ठीक है। अब एग्जाम्पल में स्कूल ले लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कहता है ये गवर्नमेंट स्कूल कि देखो, भारत का या राष्ट्र का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर पिछड़े व्यक्ति का हो, चाहे किसी भी व्यक्ति का हो, हमें उससे कब सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको शिक्षा समान मिलेगी, सबका हित देखा जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं चलेगा, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के तहत अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को बंद कर दिया जाएगा। पढ़ाने के लिए बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे, सरकारी स्कूल, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबके सब व्यक्ति पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जनता का हित देखा जाएगा, जनता का हित देखा जाता है, जनता का लाभ देखा जाएगा। यहाँ पर जनता का लाभ दिखाएंगे, न कि प्राइवेट सेक्टर का। तो इस सेक्टर में बॉस कौन होगा? अब बताइए बॉस कौन होगा? तो बॉस हो जाएगा सरकार। कौन हो जाएगा? सरकार हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सरकार कौन हो जाएगा? बॉस हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। स्कूल। दूसरा नंबर पर लेते हैं शराब, एग्जाम्पल ऑफ शराब। एक और ले शराब, ठीक है। देखिए, अगर एग्जाम्पल जैसे बिहार में अगर दारू बिक रहा है, तो दारू बिक रहा है जिससे लोग मर रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी? दारू सेक्टर को बंद करवा देगी। ये अर्थव्यवस्था सेक्टर में बता रहे हैं, यहाँ पर सरकार का अहम रोल होता है, ठीक है। तो शराब को क्या करेगी? सरकार बंद करवा देगी। क्यों? क्योंकि इससे हमको जनता को नुकसान हो रहा है, जनता इसमें यहाँ पर मुसीबत में पड़ रही है, तो तुम शराब क्यों बेचोगे? शराब को बंद करवा देगी। यहाँ पर कंपनियों का लाभ नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर जनता का लाभ देखा जाएगा। इसको क्या कर देगी? सरकार बंद करा देगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या दिखाएगा? देखिए, तो क्या आप निजी क्षेत्र का अधिकार होता है? नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका आप उत्पादन क्या निजी क्षेत्र में? नहीं। कहां पर होता है? सरकार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होगा। किसके? सरकार के हाथ में, ठीक। दूसरा यहाँ पर साथ लिखे, हाथ में देते हैं, हाथ में होगा, ठीक है। क्या कंपटीशन होगा? जब शराब कहेगा कि हम भी शराब बेचेंगे, वो करे हम भी शराब बेचेंगे, क्या यहाँ पर कंपटीशन होगा? नहीं। यहाँ पर कंपटीशन क्या होगा? कंपटीशन क्या होगा? कंपटीशन कम होगा, यानी कि कह सकते हैं कि नहीं भी हो सकता है। तो क्या यहाँ पर लाभ देखा जाता है? यहाँ पर देखा जाता है कल्याण, जन कल्याण, जन कल्याण देखा जाएगा। किसका जन कल्याण? जनता का। यहाँ पर जनता का हित के बारे में देखा जाएगा कि जनता कैसी है, उसको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है। एक सेकंड और देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या बताए हम कि जन कल्याण के बारे में, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण। क्या सरकार का कोई रोल नहीं होता है? नहीं, यहाँ पर सरकार का रोल होता है। सरकार यहाँ पर बॉस होती है। बॉस कौन होता है? सरकार होती है। आप समझ सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। चलिए, अच्छी बात। एक और होती है तीसरा नंबर पर। देखिए, कहां पर लिख दें? यहाँ पर लिख दें। देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। आपको ये वाला मिटा देते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरा में क्या होता है? एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि दोनों को मिलाकर चलना, दोनों को मिलाकर चलना। एक एग्जांपल दे देंगे, राष्ट्र का कौन कौन सा राष्ट्र इसमें है, अब एग्जांपल बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि होता क्या क्या है।
और ये कहाँ कहाँ पर लागू है ये आपको लास्ट में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर चलने वाली व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि पूंजीवादी प्लस मिश्रित समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर चलने वाली व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, ये हाँ प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा। कौन काम करेगा? गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करेगा, दोनों काम करेगी। तो दोनों काम करेगी तो सबसे ज्यादा रोल किसका रहेगा? सबसे ज्यादा रोल रहेगा गवर्नमेंट का। जैसे कि आप जब बॉन्ड पढ़े होंगे, आगे बता देंगे आपको, जैसे कि आप जान लीजिए कि अगर 100 रुपया है तो जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसका ही रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट कहेगी कि हमको 51% चाहिए, ठीक है, या फिर 60% ले लेगी, 51% या 60%, मैक्सिमम 51% ही आता है। और जितना बच गया 49% ये आपको किसको दे देंगे? तो आपको दे देगा, आपको प्राइवेट सेक्टर वाले को। किसको दे देगा? प्राइवेट सेक्टर को। जिसका पैसा ज्यादा होगा, जिसका प्रतिशत ज्यादा होगा, बोलने का अधिकार किसका होगा? उसी का होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब एक देश आता है, अब ध्यान दीजिए कि देश कौन कौन सा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक देश आता है जिसका नाम है अमेरिका, USA, ठीक है। वहीं पर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ चलता है? अमेरिका में चलता है। वहां पर कैसे? एलोन मस्क है, जहां मन तहां अपना क्या बोलते हैं वो, अपना लॉन्च स्पॉट खड़ा कर देता है। कह सकते हैं कि अपना इसरो जैसा बहुत सारा होता है ना, उसके पास स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत सारा आविष्कार करने लगता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया में नहीं है, DRDO है, इसरो है। आप सरकार के अंदर नहीं आता है, आप अपने से अपने से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर लागू है? तो एक राष्ट्र, एक देश है जिसका नाम है USSR, यानी कि रूस। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू हुई है? तो रूस में लागू हुई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ लागू हुई है? अमेरिका में लागू हुई है। वहीं अगर बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम किसने अपनाया है? तो इंडिया ने अपनाया है। किसने अपनाया है? इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को भी लेकर चलता है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी लेकर चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, दोनों, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिए कि जब अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़े, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को तो एडम स्मिथ ने बताया था, ठीक है, अपने एक बुक था जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी कार्ल मार्क्स ने बताया था, एक इसका भी नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था 1867 में या फिर 76 में, एग्जैक्ट डेट नहीं याद आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल। क्या नाम था? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था, एक बार देख लीजिएगा, 1867 है शायद, इसका किताब लिखा था दास कैपिटल। दास कैपिटल एक बुक लिखा था, किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। उसमें इसने बताया था समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए इतना। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। फिर हम आपको अगले में बताएंगे कि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 में, कि आपका अर्थव्यवस्था के सेक्टर के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? सेक्टर के बारे में बताएंगे, क्षेत्रक के बारे में। कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्लास अच्छा लगा। ये फर्स्ट क्लास है मेरा, और ठीक है।